हाय, मैं हूँ कोच्चि में और मैं चलाने आई हूँ मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10। ऑल्टो एक बेहद इम्पॉर्टेंट ब्रांड रहा है मारुति के लिए। ईयर 2000 में इसका पहले लॉन्च हुआ था और उसके कुछ सालों बाद आई थी ऑल्टो K10 और उसके बाद से ही ऑल्टो ने हमेशा ही सेल्स के मामले में कई माइलस्टोन सेट किए हैं, कई रिकॉर्ड्स कायम किए हैं और अब 2019 में कंपनी ने ऑल्टो K10 डिसकंटिन्यू कर दी थी। ऑल्टो 800 अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन ऑल्टो K10 एकदम नए अवतार में आ चुकी है। नया जनरेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं और ये जो गाड़ी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सेल्स के मामले में सक्सेसफुल रही है तो उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ये कई लोगों की पहली गाड़ी होती है और एक ऐसी गाड़ी है जो कि एक बेहतर बजट में काफ़ी सारे लोगों की जो एक कार की एस्पिरेशन है उसको पूरा करती है। तो अब जब ये नए अवतार में आ रही है तो वो एस्पिरेशंस अभी भी इसके साथ वही उम्मीदें हैं, जहां पर इसको बेहतर परफॉर्मेंस भी देना है, फ्यूल एफिशिएंसी भी देना है, गाड़ी के अंदर स्पेस भी देना है। तो काफ़ी सारी उम्मीदें पूरी करनी है इसको लोगों की। क्या ये कर पाएगी? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी कीमत की। तो इसमें 4 वेरिएंट्स हैं और बेस वेरिएंट की कीमत शुरू होती है 3.99 लाख से और टॉप मैनुअल ऑल्टो K10 की कीमत है 5.33 लाख। और अगर ये ऑल्टो 800 से कंपेयर करें तो कीमतें लगभग 50,000 रुपए ज्यादा हैं। वहीं मारुति की ही एस्प्रेसो से वेरिएंट टू वेरिएंट करीब 25,000 रुपए का अंतर आता है। इसमें ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर AMT का भी ऑप्शन है, लेकिन वो सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट में मिलता है और कीमतें हैं 5.5 लाख और 5.83 लाख। ऑल्टो K10 मुझे देखने में काफी अच्छी लगी। छोटे साइज में ज्यादा तामझाम नहीं है और सिंपल लेकिन अपीलिंग लुक है। सामने बड़े ग्रिल के साथ हैलोजन लैंप्स हैं। बोनेट पर सिंपल क्रीजेस हैं। साइड प्रोफाइल में एक बारगी सेलेरियो का लुक झलकता है। और नोटिस करिए, इसमें बॉडी पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं और फ्लैप स्टाइल डोर हैंडल्स हैं। इसके 13 इंच के व्हील्स छोटे दिखते हैं, लेकिन ऑल्टो के साइज के हिसाब से ठीक है। रियर भी सिंपल और फंक्शनल है। डायमेंशंस के मामले में पहली वाली ऑल्टो से मामूली बदलाव हैं। इसकी हाइट 45 mm ज्यादा है और व्हील बेस 20 mm से बढ़ गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वो बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सारे अपलोड्स की जानकारी आप तक पहुंचे तुरंत। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ऑल्टो के इंटीरियर्स की एक बात जो मुझे पसंद आ रही है वो ये कि इसके जो इंटीरियर्स हैं उनकी क्वालिटी ठीक पता चल रही है। इस सेगमेंट के हिसाब से क्वालिटी ठीक है और जो फिट एंड फिनिश है वो भी अच्छी है। कहीं भी आपको पैनल गैप्स इनकंसिस्टेंट नहीं दिखाई देते हैं, कुछ हिलता डुलता सा नहीं पता चलता। यहाँ पर ये जो सेंटर एरिया है ये थोड़ा सा हिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और रैटलिंग की कोई साउंड अभी तक फ़िलहाल तो नहीं आ रही है। और यहाँ पर एक बात और आपको बताऊं कि स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है। ये जो डैशबोर्ड है ये ऑल्टो K10 में थोड़ा पीछे की तरफ पुश किया गया है, जिससे यहाँ पर आपको नी रूम बेहतर मिले। ये जो सीट है इसको आप हाइट के लिए एडजस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ा ऊंचा बैठते हैं। ये सीट थोड़ी सी ऊंची है, जिसकी वजह से बाहर की जो विजिबिलिटी है वो अच्छी मिलती है और उसके बाद भी यहाँ पर हेडरूम मेरे लिए ठीक है। अब यहाँ पर जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये टच स्क्रीन आपको मिल जाती है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है। स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको फ़ोन पिकअप करने के लिए भी यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। सामने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। AC के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ब्लोअर के लिए यहाँ पर ये रोटेटिंग नॉब है और टेम्परेचर के लिए ये स्लाइडर दिया गया है, जिससे आप टेम्परेचर चूज़ करेंगे। इसके साथ साथ फ़ोन कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर USB पोर्ट है और एक ऑक्सिलरी इनपुट दिया गया है और साथ ही इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। ग्लव बॉक्स के साइज़ की बात करूँ तो ठीक ठाक साइज़ है, बहुत बड़ा नहीं है। छोटा सा यहाँ पर ग्लव बॉक्स आपको मिलता है। ग्लव बॉक्स का साइज कॉम्प्रोमाइज हो गया है नी रूम बढ़ाने के चक्कर में। और डोर में भी आपको जगह मिल जाती है। एक बॉटल, बड़े साइज की बॉटल, 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी। उसके बाद बहुत थोड़ी सी जगह बचती है। अब उन फीचर्स की बात करते हैं जो कि यहाँ पर मिसिंग हैं। तो पहली चीज़ तो आपको इसमें रियर कैमरा नहीं मिल रहा। रियर सेंसर्स हैं लेकिन कैमरा नहीं दिया गया है। उसके बाद ये जो रियर व्यू मिरर है
उसमें आपको एडजस्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि आप इसे रात में ग्लेयर के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही जो ORVMs हैं यानी कि जो साइड व्यू मिरर्स हैं उसको भी आपको यहाँ पर मैनुअली एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर नॉब्स दिए गए हैं दोनों डोर्स पर और तब आप इसे एडजस्ट करते हैं। और विंडोज़ को एडजस्ट करने के लिए आपको बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं, डोर में नहीं मिलेंगे। चलिए अब लेकर चलती हूँ आपको रियर सीट पर। तो अंदर आना ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पता चलती। ये डोर बहुत ज़्यादा नहीं खुलता है, थोड़ा और वाइड खुलता तो बेहतर होता, लेकिन अंदर आना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्पेस अच्छा है तो आप आराम से अंदर आ पाते हैं। यहाँ पर लेग रूम काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, फुट स्पेस भी अच्छा है। अगर आप इस गाड़ी के साइज़ को देखें उसके हिसाब से मुझे लगता है लेग रूम काफ़ी बढ़िया है। ये जो सीट्स हैं ये थोड़ी ऊंची उठी हुई हैं और शायद उसी वजह से लेग रूम थोड़ा ज़्यादा पता चल रहा है। और ऑफ कोर्स व्हील बेस भी मार्जिनली बढ़ा है। और अच्छी बात यह है कि सीट्स ऊपर होने के बावजूद यहाँ पर मुझे हेडरूम अच्छा मिल रहा है। ये गाड़ी बहुत बड़ी नहीं है तो यहाँ पर 2 लोग आसानी से बैठ जाएंगे। 3 अगर एडल्ट्स बैठना चाहेंगे तो उनके लिए ये जगह काफ़ी टाइट पड़ने वाली है। 2 बच्चे और 1 एडल्ट बैठ सकते हैं। अब उनके लिए यहाँ पर सेंटर में अगर 3 लोग बैठते हैं तो सेंटर में लैप बेल्ट दी गई है और बाकी दोनों सीट्स में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। जो चीज़ मिसिंग है वो है मूवेबल हेड रेस्ट। मुझे लगता है मूवेबल हेड रेस्ट होता तो बेहतर होता, लेकिन इस गाड़ी में तो फ्रंट सीट पर ही मूवेबल हेड रेस्ट नहीं है तो रियर सीट पर तो मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। और कई सालों बाद मुझे दिखे हैं विंडोज़ के लिए ये रोटेटर टाइप हैंडल। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एक चीज़ें जो आपको मिल जाती हैं उनमें ये ग्रैब हैंडल शामिल है और साथ ही जो रियर सीट बेल्ट्स हैं उनको आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं अगर वो यूज़ में नहीं है। मुझे ये बात अच्छी लगती है इसलिए क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं अगर बाकी लोग नहीं बैठे हैं तो सीट बेल्ट्स रैटल करती रहती हैं एंड आई फाइंड इट वेरी अनोइंग। तो वो उसको एक स्टो अवे करने की जगह दी गई है जिससे आपको वो रैटलिंग साउंड नहीं सुनाई देगी। चलिए अब यहाँ पर स्पेस की बात करूँ तो सामान रखने की स्पेस की बात करूँ तो आपको ज़्यादा जगह नहीं मिल रही है। सिर्फ यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह यहाँ पर है जहाँ पर मे बी आप अपना मोबाइल वर्टिकली रख पाएंगे। अदरवाइज़ डोर में जगह नहीं है बॉटल रखने की या फिर कोई भी पॉकेट नहीं दिया गया है। मोबाइल रखने के लिए जगह यहाँ पर भी मिल जाती है लेकिन आपको यहाँ पर कोई USB चार्जिंग पोर्ट नहीं मिल रहा। अब आपको दिखाती हूँ इसका बूट स्पेस। इसमें 214 लीटर का बूट स्पेस है जिसमें हमारे 4 छोटे बैग्स आ गए। हाँ, बूट लिड थोड़ा ऊपर है तो सामान निकालना रखना थोड़ा मुश्किल पता चलेगा और अगर ज्यादा सामान ले जाना है तो सेकेंड रो सीट फोल्ड भी की जा सकती है। एक बार क्विकली यहाँ पर नजर डाल लेते हैं इसमें मिलने वाले सारे फीचर्स पर। सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 2 एयर बैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन रियर विंडशील्ड के लिए वाइपर नहीं मिलता। ड्राइव की बात करूं उसके पहले कुछ एक चीजें यहाँ पर आपको बता दूं ऑल्टो K10 के बारे में। और उसमें से पहली चीज कि आपको ऐसी की मिलती है, इसमें लॉक अनलॉक का बटन है और बाहर से जैसे कि हमने सेलेरियो में देखा था एक बटन होता है उसको आपको चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनलॉक करने के लिए। आप वो बटन अगर प्रेस करते हैं तो भी गाड़ी अनलॉक हो जाती है इफ़ यू हैव द की इन योर पॉकेट। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, आपको ये चाबी से ही खोलनी होगी और चाबी से ही इसे स्टार्ट भी करना होगा। इसमें कोई स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है। लेट्स गो नाउ। ये जो सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जब गाड़ी बंद होती है तो ऐसा लगता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअली उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है नहीं। इसमें सिर्फ 3 या 4 इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। स्पीड मिल जाता है, दूसरा फ्यूल का लेवल, तीसरा रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी और चौथा गियर कब शिफ्ट करना है, अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट, दोनों ये मीटर बता देता है। अदरवाइज स्पेस काफ़ी सारा है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने का, लेकिन एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ नहीं रही है। ऐसा लगता है कि फेसलिफ्ट्स के टाइम पर वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की जाएगी। अब एक और जगह जहाँ लगता है कि फेसलिफ्ट की तैयारी है ऑल्टो K10 में, और वो है यहाँ राइट हैंड साइड में नीचे काफ़ी सारे ब्लैंक बटन्स हैं, यानी कि बटन्स की जगह दी गई है लेकिन एक्चुअली बटन्स नहीं दिए गए हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी ड्राइव की।
ऑल्टो K10 में 1 लीटर 3 सिलेंडर K सीरीज इंजन है जो कि 66.6 HP की पावर देता है और 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और AMT का ऑप्शन है। मारुति ऑल्टो K10 का ये जो 1 लीटर इंजन है ये इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। जो इनिशियल रिस्पॉन्स होता है जिसे हम पिकअप भी कहते हैं वो बहुत ही बढ़िया मिलता है और स्पीड पकड़ना भी काफ़ी आसान पता चलता है। बस एक चीज़ जहां पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो ये कि जब आप हायर स्पीड पर पहुंचते हैं तो गाड़ी के अंदर नॉइज़ आती है और वो शायद इसलिए क्योंकि ऑल्टो K10 में नॉइज़ इंसुलेशन लेवल्स कम ही हैं। ये शहर में काफ़ी अच्छी ड्राइव दे देती है, लेकिन एक जगह जो मुझे थोड़ी सी परेशानी लगी वो ये कि अगर आप शहर में गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक में हायर गियर पर हैं और स्पीड कम हो जाती है तब आपको गियर डाउनशिफ्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें एक बात अच्छी है कि इसमें गियर स्लॉटिंग काफ़ी आसान है और क्लच एक्शन भी स्मूथ है, जो कि हमने मारुति की गाड़ियों में जनरली देखा है कि गियर स्लॉटिंग और जो क्लच एक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो वो आपको इसमें भी मिलता है। तो जब आपको चेंज करना है गियर तो ज़्यादा तकलीफ दे नहीं पता चलता। ऑल्टो वैसे तो सिटी कार है और इसको डिज़ाइन भी सिटी कार के जैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो टर्निंग रेडियस होता है वो बहुत छोटा होता है, इसको शहर में मैन्यूवर करना आसान होता है। लेकिन कम से कम इंडिया में तो ऑल्टो से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो गाड़ी है वो फैमिली की पहली गाड़ी होती है जिसे काफ़ी सारा काम करना होता है। बेसिकली एकदम वर्क हॉर्स जिसे कहते हैं वो होती है ये, जहाँ पर इसको शहर का भी काम करना होता है और हाईवे रन्स भी करने होते हैं। इसकी हाईवे ड्राइव भी काफ़ी अच्छी है। मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ओवरटेक वगैरह करना भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं नज़र आता और हाई स्पीड्स पर गाड़ी स्टेबल भी रहती है। लेकिन हाईवे पर कुछ एक चीज़ें ज़रूर आप नोटिस करेंगे। इसका जो सस्पेंशन है वो हाई स्पीड्स पर थोड़ा सा परेशान करता है। इन द सेंस शहर में अगर आप स्लो स्पीड्स पर हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब आप स्पीड पकड़ते हैं रोड के जो थोड़े बहुत ख़राब रास्ते हैं वो गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। अनकंफर्टेबल नहीं है लेकिन आते हैं। लेकिन वहीं आपको ये भी बता दूं कि रैटल्स गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमने कुछ एक गाड़ियों में देखा है हाई स्पीड पर कैबिन के अंदर कुछ एक रैटलिंग नॉइज आती है, ऐसा ऑल्टो K10 में नहीं है। मैं आपको बता रही थी कि फिट एंड फिनिश अच्छा है और उसका असर आपको यहाँ ड्राइव करते वक्त भी पता चलता है कि शोर शराबा कहीं डैशबोर्ड से या फिर कहीं किसी कॉर्नर से कोई रैटलिंग का साउंड जो है वो नहीं आता है। और हाईवे पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें एक चीज़ और आपको मेंशन कर दूं वो ये कि इसके स्टीयरिंग पर हाईवे पर थोड़ा सा कम विश्वास आता है। स्लो स्पीड पर ये बेहतर परफॉर्म करता है, हाई स्पीड पर इसके ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। अब चलाते हैं ऑल्टो K10 का AMT वर्जन। ओके, अब मैं चला रही हूँ ऑल्टो K10 का AMT वर्जन या फिर जिसे मारुति AGS भी बुलाती है। AMTs पहले के मुकाबले थोड़े इम्प्रूव हो चुके हैं और वो आपको इस गाड़ी में भी पता चलता है। पहले जो गियर शिफ्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पता चलते थे, अब भी पता चलते हैं, लेकिन जब आप स्पीड पर होते हैं तो ज़्यादा पता चलते हैं। जब आप स्लोअर स्पीड्स पर होते हैं तो जो गियर शिफ्ट है उतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा। और AGS की एक खास बात ये भी है कि इसको इस तरह से कैलिब्रेट किया गया है कि आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिले। मैनुअल के कंपैरिजन में आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी इस AMT में मिलती है। मैनुअल ऑल्टो K10 की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है 24.39 kpl और AMT की 24.9 kpl। अगर आप इस AMT को आराम से चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं है और ज़्यादा पेडल को एक्सेलरेटर पेडल को पुश नहीं कर रहे, तब तो आपको अच्छी ड्राइव मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पुश करते हैं, जैसा मैं करके दिखाती हूँ आपको, तो वक्त लगेगा इसको शिफ्ट होने में। एक और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे इस AGS में वो ये कि जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटाते हैं ये गाड़ी मूव होने लग जाती है, जिसे कई बार क्रीप फंक्शन भी कहते हैं, जिससे हेवी ट्रैफिक में आपके पैर को थोड़ा आराम मिल जाता है। तो अगर ऑल्टो K10 लेनी है तो एनालिसिस काफ़ी आसान है। अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो आपके लिए ये AGS
बेहतर सूटेड है। वहीं अगर आपको बजट का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है तो मैनुअल बेहतर फिट होती है। अब सवाल ये कि क्या ऑल्टो K10 फैमिली की गाड़ी बन सकती है? तो ये नया जनरेशन देखने में बेहतर है। गाड़ी के अंदर पैसेंजर को बेहतर स्पेस मिलता है। हाँ, बूट स्पेस ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका इंजन फ्यूल एफिशिएंसी तो देता ही है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। कोई भी रास्ता हो, ऑल्टो K10 उसे हैंडल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका सीधा मुकाबला है रेनॉ की क्विड और मारुति की ही एस्प्रेसो के साथ। ये दोनों गाड़ियां ऑल्टो K10 से थोड़ी महंगी हैं। एस्प्रेसो मेरे हिसाब से मार खाती है अपने लुक्स की वजह से। क्विड के इंजन की लैकलस्टर परफॉर्मेंस और रेनॉ के डीलरशिप नेटवर्क की लिमिटेड रीच इस सेगमेंट के बायर्स के लिए मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 को एक अच्छा विकल्प बना देते हैं।